नमस्कार दोस्तों, दिल से एस्पिरेंट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है रोहित भाई, जिनका सिलेक्शन यूपीएसआई 2021 वाली वैकेंसी के थ्रू हुआ है। वह अभी अंडर ट्रेनिंग है और भाई आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के सामने बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया और सभी लोगों को, सभी आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मैं अभी गोरखपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि 6 महीने हमारे ट्रेनिंग के हो चुके हैं और 6 महीने हमारे बचे हुए हैं। इसके बाद हमारी पोस्टिंग होगी और हम सब थानों में जाएंगे और देश सेवा करेंगे। बिल्कुल भाई, आपका हार्दिक स्वागत इंट्रोडक्शन है की बात हम और करें आपका भी तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं कि मैं कानपुर नगर का रहने वाला हूं और मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। कॉलेज भी मैंने यहीं ब्रह्मानंद कॉलेज से मैं पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है अपना। और उसके बाद मैं तैयारी में लग गया और फिर वो तैयारी के बाद कई सारे एग्जाम्स क्रैक हुए, कुछ एक जॉब्स भी की और उसके बाद फाइनली आज मैं यहाँ पर हूँ और द रेस इज स्टिल ऑन। बिल्कुल भैया। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा कि यह वीडियो आप पूरी जरूर देखें, क्योंकि रोहित भाई की जो जर्नी रही है वो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी। और आगे जानेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएसआई की वो किस तरीके से की है, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी में आपको जो स्ट्रेटजी इनके थ्रू पता लगेगी वो काफी काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोहित भाई, आपने जो स्कूलिंग करी है वो कौन से बोर्ड से की है? स्कूलिंग की बात करें तो अगर हम प्राइमरी में जाएं तो हमारे घर के पास में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल अब है भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। वहाँ पर ऐसे ही हम लोग 10-12 बच्चे थे, तो वो सब पढ़ते थे। मोस्टली सब डेली वेज लेबरर्स के बच्चे थे, हम भी उन्हीं में से एक थे। तो वो प्राइमरी स्कूलिंग वहीं से हमारी हुई है। उसके बाद कॉलेज में जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इंटर कॉलेज की बात करें तो हमने वहाँ से स्कूलिंग की है। और हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, ये स्कूलिंग रही है। यूपी बोर्ड। अच्छा, आप स्कूल के टाइम में किस तरीके के छात्र रहे हैं? एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं या फिर टॉपर रहे हैं? सर, प्राइमरी की बात करें तो वहाँ तो कुछ खास कंपटीशन नहीं था, तो वहाँ तो टॉपर थे। लेकिन जब इंटर कॉलेज में आए तो वहाँ पर एवरेज स्टूडेंट ही थे और उसके बाद एवरेज ही रहे और अभी तक एवरेज ही हैं। नहीं, अभी तो आप ऐसे एवरेज नहीं हो, आपने बहुत ही बड़ा कंपटीशन जो होता है वो क्रैक करके एक प्रीशियस जॉब हासिल की है। थैंक यू। तो आपकी जो पूरी जर्नी है उस पे आप नज़र डाल सकते हैं कि आप कैसे यूपीएसआई तक पहुँचे हैं। जर्नी तो बहुत लंबी है, मैंने आपको बताया। जैसे स्कूलिंग के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद जो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई पेरेंटल बिजनेस भी नहीं होता है, तो हमारे पास ऑप्शन एक और एक सिर्फ बचता है, गवर्नमेंट जॉब। और बिल्कुल। उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं होता है। हमें वो भी खुद से ही मैनेज करना होता है। जैसे कि हम अपना इंटरमीडिएट क्रॉस करते हैं, फिर हम ट्यूशन्स पढ़ाने लगते हैं, वहाँ से हम अपनी पॉकेट मनी अर्न करते हैं और फिर जो हमारे पास टाइम बचता है उसको हम अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। इस तरह करके ही चलता रहा। ग्रेजुएशन भी हो गया। ग्रेजुएशन तक तो मुझे कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैंने कोई तैयारी की या जो भी मेरी संगत रही हो या साथ के दोस्त रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि कुछ तैयारी करनी है या क्या करना है। सबको ये लग रहा था कि पहले ग्रेजुएशन तो कर लें पूरा। अच्छा, आपने और ग्रेजुएशन में क्या किया है? ग्रेजुएशन मेरा बीएससी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। बीएससी। जी। अच्छा। बीएनडी कॉलेज है कानपुर में, रेप्यूटेड कॉलेज, वहाँ से मैंने किया हुआ है। बट दैट वाज नॉट मच गुड। उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे उसमें, ऑन एन एवरेज अच्छा। पास हो गए थे। तो उसके बाद यही था कि अब क्या करना है लाइफ में। तो ट्यूशन पढ़ाते हुए गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन शुरू की।
और उसके बाद 2017 में मेरा पहला एग्ज़ाम निकला नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का स्टेशन कंट्रोलर। वो एग्ज़ाम मैंने अच्छा। पहला एग्ज़ाम दिया था और वो पहला एग्ज़ाम ही मुझसे क्वालीफाई हो गया था। वो एग्ज़ाम ने मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिया कि यस यू कैन डू इट। और उसी 2-3 महीने के अंदर मैंने सीजीएल 17 भी दिया था, उसका भी प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ था। तो वहाँ से अंदर आया कि हाँ, अगर हो रहे हैं एग्ज़ाम्स तो क्यों नहीं जॉब मिल सकती, कर सकते हैं। सीजीएल 17 का प्रीलिम्स तो हो गया और मेंस तो सभी जानते हैं कैसा आया था। वो जो मेंस के बिल्कुल। क्वेश्चंस आए, द जैसे बेस्ट मेंस मेंसुरेशन कह और सकते हैं उसे ज्योमेट्री अभी तक का। उसने हिला के रख दिया। फिर एक बार लगा कि यार सीजीएल तो बहुत कठिन है, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, करते रहे। और इसी बीच और भी फॉर्म्स आते रहे और मैंने सामने रखा हुआ है अपने लैपटॉप में डेटा। अगर मैं काउंट करूँ एग्जाम्स तो मैंने 31 एग्जाम्स फेस किए हैं। थर्टी इन वन एग्जाम 31 आपने एग्जाम, फेस किए? जी, मैं सर ये बताना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को कि ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे जो हार जाते हैं। वो अपने अंदर से पूछे क्या उन्होंने अभी तक 31 एग्जाम दे लिए? कुछ तो दो चार में ही इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? हो रहा है। एग्जाम्स देते गए, धीरे धीरे एग्जाम्स क्लियर होते गए, जिनमें से कई एग्जाम्स ऐसे रहे जिनमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, कुछ ऐसे रहे जिनमें फाइनल से बाहर हुए। जैसे सीपीओ एस आई, आरपीएफ एस आई, इन सब में मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ। मैंने प्रीलिम्स भी क्रॉस किया और फिजिकल भी क्रॉस किया। तो यहाँ और लास्ट में डिस्क्वालीफाई हुआ। तो इन फाइनल मेरिट डिस्क्वालिफिकेशंस में ने आप मुझको, डिस्क्वालीफाई? जी, इन डिस्क्वालिफिकेशंस ने मुझको डिमोटिवेट नहीं किया, इवन मोटिवेशन दिया। ऐसा नहीं कि मैं हर एग्जाम्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई करता रहा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स लिए जिनमें मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। जैसे कि लोअर पीसीएस और केवीएस, आईबीपीएस, हाई कोर्ट आरओ, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स थे जिनमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हुआ। लेकिन ये सब एक साथ में चलते जा रहे थे। मतलब बीच में कोई एग्जाम होता था, कोई नहीं होता था, लेकिन अंदर जरा भी डिमोटिवेशन नहीं आया। प्रॉपर मैं मोटिवेट होता रहा। और 2019 में मेरा पहला रिजल्ट आया एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में मुझे एसएसएफ मिला, जो सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, तो वो अच्छा। अलॉट हुई। लेकिन उसी बीच हमारी यूपी कांस्टेबल की भी ज्वाइनिंग आ गई थी, मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। और आपको बताते चलें, कांस्टेबल की ज्वाइनिंग मैंने 13 अक्टूबर 2020 को की थी और 12 अक्टूबर 2020 को मैंने सीएचएसएल 19 दिया था। और उस एग्जाम में, उस प्रीलिम्स में मैंने 188 स्कोर किया था। सो 188 आउट ऑफ 200 हाँ, में से? या दैट वाज रॉ स्कोर। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब यहाँ से भी एक जॉब मेरी पक्की हो जाएगी। और उसके बाद इसके ही, आपने जो यूपी कांस्टेबल की है वो ज्वाइन कर ली थी? मैंने आपको बताया, मैंने 13 को ज्वाइन की थी, मैंने 12 को एग्जाम दिया पहले सीएचएसएल का, और फिर नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइन अच्छा, किया। फिर आपने नेक्स्ट डे ज्वाइन की? जी, जो वैसे ज्वाइनिंग तो 5 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग डिले की सिर्फ इस एग्जाम की वजह से। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग में जाते हैं तो फिर छुट्टियां नहीं मिलती हैं। इसी तरह से जब मैं ट्रेनिंग में बिल्कुल। गया तो मुझे एनटीपीसी का एग्जाम मेरा ट्रेनिंग के बीच में था। मैंने फॉर्म भरा हुआ था लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दी गई। मैं एनटीपीसी का एग्जाम नहीं दे पाया। ये चीजें रही, ज्वाइनिंग्स आती रही, सिलेक्शन होते रहे, कई सारे ऐसे जहाँ नहीं हुए। और अब मैं फाइनली अभी आपके सामने एज अ सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल भैया, ये आपकी एक मेहनत ही है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और डिमोटिवेट का आपने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आप दिए हैं, डिमो उनमें नंबर नहीं आया। और ऐसा होता है कि डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप उससे निकल कर एक बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जो आपने बताया कि सीएचएसएल की जो वो थी, आपने मतलब जॉइन यूपीएसआई से पहले आप कौन-सी जॉब में थे? यूपीएसआई से पहले मैं कांस्टेबल था। और इसी बीच मेरी सीएचएसएल 19 की ज्वाइनिंग भी आ गई थी। मुझे सीजीडीए अलॉट हुआ था पुणे में, पीसीडीए हो। तो सिंस वो दूर बहुत था, पुणे हमारा होम टाउन कानपुर नगर है, यहाँ से पुणे जाना। और जी। फॉर 1900 जीपी, व्हेन आई वाज इन 2000 जीपी, तो मैंने उसको पेंडिंग में रखा, मैंने ज्वाइन नहीं किया और एक्सटेंशन लेता रहा मैं। एसएससी के से पीसीडीओ से मैं कन्वर्सेशन करके ईमेल के थ्रू एक्सटेंशन लेता रहा। और जब मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर यूपीएसआई में हो गई, तब मैंने वहाँ पर एक लेटर लगा दिया कि अब मुझे ज्वाइन नहीं करना है।
अच्छा, आपकी जो जैसे आपने यूपीएसआई जॉइन की है, तो मतलब आप एक अट्रैक्ट होते हैं जो वर्दी से, आपके साथ भी ऐसा था? सर सच्चाई बताऊँ तो पहले ऐसा था कि जब वैकेंसी आई थी 2018 में 41,000 अराउंड, तब भी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन तब मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया था क्योंकि ये था कि पुलिस की नौकरी नहीं करनी। और फिर जब अच्छा, 2019 में वैकेंसी आती है 49,000, उस वक्त ये लगता है कि अब बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हो, अब जो मिले वो कर लो, और जो बिल्कुल मिले ये वो कर फेज़ लो के आता है। बाद मैं फॉर्म भरता हूँ, सिलेक्शन होता है और सर्विस ज्वाइन करता हूँ। सच बताऊँ, सर्विस ज्वाइन करने के बाद मुझको पता चलता है कि कितनी एडवेंचरस जॉब है। पहली बात तो ट्रेनिंग में मुझको हमको इतनी चीजें सिखाई जाती हैं, इतनी चीजें कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है। यू नो, अ वर्ड इज दैट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो हमें सारी चीजें जब सिखाई जाती हैं और फिर उसके बाद वो लाइफ बहुत अच्छी लगी मुझको। उसके बाद मुझे वो एक जो लोग कहते हैं कि 9 to 5 जॉब, वो मुझे बोरिंग लगने लगी। सुबह उठो, टिफिन लेके जाओ, दिन भर काम करो, शाम को वापस आ जाओ घर में, सो। कुछ लोग उसको सुकून कहते हैं, लेकिन मुझे उसमें एडवेंचर नहीं बिल्कुल, दिखा। जब तक आपकी लाइफ में रोज नए चैलेंजेस ना हो, तो आपकी लाइफ किस बात की? आपको पता है अगले दिन फिर उठना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, कटर कटर करना है, फिर वापस आ जाना है। दिस लाइफ, मुझे नहीं लगता। हाँ, सबके अपने पर्सपेक्टिव है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा अपना जो मानना था, तो फिर इस वजह से मैंने पुणे ना जा करके यूपीएसआई ज्वाइन करना बेटर समझा। बिल्कुल ये बहुत ही आपने बहुत सही बात की है कि आप मतलब एडवेंचर आपको पसंद है और आप इस जॉब में वो एडवेंचर फ़ील करते हैं। तो इससे आप बिल्कुल एक आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलती है कि हम जो पसंद करते हैं, वही हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते रहते हैं कि ये जॉब रिस्की है, इसमें सुकून नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। अगर आप में लगन है करने की, तो आप उस चीज को मन लगा के करिए। एक और चीज होती है सर, की रोने वाला जो होता है ना, वो हर जगह रोएगा, और जो खुश रहने वाला है वो कैसी भी परिस्थिति में खुश रहेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो इसके बाद हम आते हैं कि आपने जो जैस जैसे आप सर्विस में, तो आपने सर्विस में रहते हुए जो प्रिपेयर किया है अपने आप को यूपीएसआई के लिए, मान लिया कि आपकी थोड़ी आप एग्ज़ाम देते आ रहे थे, तो आपकी तैयारी ठीक थी, लेकिन बीच में जो गैप आ जाता है, तो प्रिपरेशन हमारी डाउन हो जाती है। तो हम्म। यूपीएसआई के लिए आपने सर्विस में रहते हुए किस तरीके से तैयारी की है? क्या आपको चैलेंजेस कुछ फेस करने पड़ते थे? आप एकदम सही कह रहे हैं कि सर्विस में आकर पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, इवन देन की वो पुलिस की सर्विस हो। नॉट दैट 9 to 5 जॉब की आप करके आ गए, उसके बाद आपने पढ़ लिया। हमें वहाँ डे नाइट बराबर ड्यूटी करनी पड़ती थी। कई बार तो ऐसे फेज आए हैं सर कि मैंने कांस्टेबल के सर्विस में 72 आवर्स नॉन स्टॉप ड्यूटी की है, डे नाइट डे नाइट डे नाइट 72 आवर्स। तो उस टाइम पर पढ़ाई करना बहुत टफ रहता था। हाँ, ये चीज़ है कि मेरी पहले की तैयारी काफ़ी थी, तो उसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया है बाद में। और बीच में मैं रिवीजन करता रहता था जब मुझे टाइम मिलता था। अगर मैं नाइट में, नाइट ड्यूटी है मेरी, किसी पिकेट पे मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे यहाँ जैसे किसी पॉइंट पर और पुलिस बैठती है तो उसको पिकेट बोलते हैं। तो अगर वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, रात भर मुझे उस पॉइंट पर बैठना है, तो मैं एक दो बुक्स वहाँ पर ले जाकर, और बीच में पेट्रोलिंग करते रहते थे, और बीच में थोड़ा आधे घंटे बुक्स भी पढ़ते रहते थे। हमारे सीनियर्स आते थे, वो देखते थे कि पढ़ाई कर रहा है, तो हमें मोटिवेट करते थे कि ठीक है बेटा, पेट्रोलिंग भी करते जाना और पढ़ते भी जाना। इस तरह से हमारी पढ़ाई होती रही थी। तो अब बात करते हैं हम, आपने जो यूपीएसआई के लिए आप स्टार्टिंग से बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपना जो मैथ है वो, आप जैसे सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे स्टार्टिंग में जब ग्रेजुएशन के बाद, तो आपने जो मैथ था आपका वो पहले से स्ट्रांग था या बाकी सब्जेक्ट भी, या फिर आपको फील हुआ कि यहाँ पे आके हाँ मुझे और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है? तो आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया? आप सब्जेक्ट वाइज डिटेल में स्ट्रेटजी बता सकते हैं, उससे पहले आप एक बार अपने जो यूपीएसआई में आपके मार्क्स हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो पाओ तो बता शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं सेक्शन वाइज मार्क्स बताऊँ अपने यूपीएसआई के, तो मार्क्स तो नहीं, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ कितने राइट थे। क्वेश्चन तो बता दो। 40 क्वेश्चन का ईच सेक्शन था। तो मैथ्स में मेरे 40 में से 39 क्वेश्चन सही थे, और थर्टी एक जो नाइन था वो सही मैंने थे। छोड़ा हुआ था जी। और रीजनिंग में 36 सही थे। रीडिंग में 36 सही। ये फायदा था कि सीजीएल की तैयारी का, कि वो मुझे बेनिफिट यहाँ पर मिला। और फिर बिल्कुल आते हैं हिंदी में, तो 30 क्वेश्चन थे, और 27 थे मेरे जीएस में। तो ऑल टोटल 132 क्वेश्चन बन रहे थे। तो 132 क्वेश्चन जब हो रहे थे, तो मार्क्स मेरे हो रहे थे 330। ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो 330 उस टाइम कई सारे चैनल्स ने स्कोर प्रिडिक्शन किया था, कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ प्रिडिक्शन चल रहा था, तो वो 300 अराउंड चल रहा था कि 300 के आसपास ही रहनी है। तो एक कॉन्फिडेंस तो अंदर आ गया था कि हो गया अब।
लेकिन जब कट ऑफ आई तो आपने भी देखा कि जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे बहुत ज़्यादा आई। उससे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा आई। कट ऑफ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आई और मेरे मार्क्स जो रॉ थे उससे बहुत ज़्यादा कम हो गए नॉर्मलाइज होने के बाद। तो अच्छा, वो नॉर्मलाइज़ 330 मार्क्स मार्क्स आपके जो रो से थे, कम हो गए। हाँ, जो 330 मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे वो 322 पर आ गए और अच्छा, कट ऑफ 316 थी। तो मेरे 6 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। दैट वाज फाइन। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1499 हो रही है, तो लिस्ट में मैंने देखा। तो दैट वाज अच्छा। कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं था। सेक्शन वाइज मैंने आपको बताया मार्क्स। अभी हम बात करें अगर तैयारी की, तो मैंने आपको बताया कि सीजीएल की तैयारी का जो बेनिफिट है वो मुझे मैथ्स और रीजनिंग में मिल गया। मैथ्स के लिए मैंने, अगर मैं स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैंने तो तैयारी की है, मैंने क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव, इसको मैंने मल्टीपल बार लगाया है। अच्छा, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो तैयारी करी की थी, वो क्लास नोट्स राकेश यादव सर के उनसे की बिल्कुल, थी स्टार्टिंग से। मैंने वहीं से शुरू किया था, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी और ऐसा कुछ मेरे पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं था कि कोचिंग भी कर पाऊँ। तो मुझको वो सोल्यूशन लगा, क्योंकि उसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वो उसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। आप उनको खुद से देख करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो वो बुक मैंने क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव को मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, उसको मैंने कम से कम 10 बार सॉल्व किया है। मतलब मैंने एक बार पूरी कर ली और फिर मैंने उसको दोबारा से शुरू किया। ये चीजें मैं करता रहा। और उसके बाद ये बुक सबके पास होगी, ये बुक तो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव इसको 7300। कुछ लोग 9300 बोलते हैं, कुछ 9700 बोलते हैं, ये अपडेट होती गई। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि एसएससी के पर्पज से थे, लेकिन प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ाने के लिए हमें ये बहुत बेनिफिशियल हुए। तो राकेश यादव के नोट्स, क्लास नोट्स, और उसके बाद प्रैक्टिस। इससे मतलब मैंने जब पढ़ाई का जो अपना तरीका रखा था वो ये रखा था कि रीडिंग और प्रैक्टिस सिर्फ दो चीजें। ज्यादा स्ट्रेटेजी के चक्कर में मैं नहीं भागा हूँ। और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई स्ट्रेटेजी कुछ होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी चीज में फाउंडेशन मजबूत करिए। जब फाउंडेशन मजबूत होती है तो वो बेनिफिट आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में मिलता है। जैसे मैंने तैयारी एसएससी की लेकिन एग्जाम फायदा मुझे यूपीएससी में मिला। तो इस यूपीएसआई वजह में से मिला। मैं एक, जी, इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो वो ओवरऑल प्रोग्रेस करेगा आपकी। हम आप कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बेस जो होता है, उसको बेस को अपना मजबूत करो। जी। उसी तरह से एडवांस मैथ्स के लिए मैंने ये बुक ली थी, प्ले विद एडवांस मैथ्स। इसको भी मैंने सॉल्व किया, हालांकि यूपीएसआई में एडवांस मैथ्स का ऐसा कुछ ज्यादा नहीं आया हुआ था। अच्छा, आपने जैसे सीजीएल की तैयारी की है और यूपीएसआई में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो अगर हम कंपैरिज़न करें दोनों का सीजीएल और यूपीएसआई का, तो आपको जैसे मैथ आता है, मैथ उसमें भी आता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वो कौन से में ज़्यादा हाई रहता है? ऑब्वियसली एसएससी के मेंस में हाई रहता है, प्रीलिम्स में तो प्रीलिम्स का और यूपीएसआई का स्टैंडर्ड बराबर रहता है। और मेंस में थोड़ा सा हाई हो जाता है, हालांकि वो भी वेरी करता है ईयर वाइज। जैसे आप देख रहे हैं 17 ने बहुत ज्यादा हाई रखा था, फिर 18 में बहुत ज्यादा इजी कर दिया था उनको। और 19 उसके बाद मैं जब से सर्विस ज्वाइन कर पाया तो फिर मैं सीजीएल की तरफ से थोड़ा सा, मैंने बताया आपको कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मुझको लगा कि यार यूनिफॉर्म इज समथिंग। तो फिर मैं एसएससी को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता गया और यूपीएसआई की तरफ आता गया। जैसे हिंदी जो होती है, हिंदी में आपने मतलब जैसे आपने सर्विस पहले से जॉइन कर ली थी, तो उस टाइम की जो प्रिपरेशन थी, वो यूपीएसआई में भी आपके काम आई थी, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा था यूपीएसआई में फिर से? नहीं, सर्विस का इतना सा बेनिफिट था कि कुछ डिपार्टमेंटल चीजें होती हैं जो कि एग्जाम्स में भी पूछी गई थी। जैसे आप मूल विधि की बात करते हैं, तो वो मूल विधि जो एग्जाम में आई थी वो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे थे। तो उसके लिए हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि हमको पता था कि क्या होता है, कौन सा सेक्शन कब लगता है, और जो सेक्शन ज्यादा यूज हो रहे थे वही एग्जाम में आते हैं। तो वो सब चीजें हमें सर्विस में पता चल गए थे, तो वो बेनिफिट मिला था। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हमारे एग्जाम, मेरे ही शिफ्ट में आया था कि सीसीटीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। अब ये सीसीटीएनएस हर बच्चे को नहीं पता है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे थे, तो वो सोल्यूशन मैंने कर लिया था। वहीं थोड़ा सा मुझे एस मिल गई थी, मुझे क्या, हमें मान लीजिए, क्योंकि हमें लगता है जो हम 9,000 हैं उनमें से मोर देन 4,000 हम कॉन्स्टेबल्स ही आए हैं। हमको प्रैक्टिकल नॉलेज थी उसकी, मूल विधि की। एग्जैक्टली। तो आप अब जीएस की अपनी डिटेल में स्ट्रैटेजी जो मतलब जैसे आपने पढ़ी है वो बता सकते हैं कि आपने जीएस में जो आप और आपका यूपीएसआई में जीएस का स्कोर एक बार दोबारा शेयर कर सकते हैं और उसकी स्ट्रैटेजी बता दीजिए। कोई बिगिनर्स है बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से अपना बेस बना सकता है और आपने कौन सी बुक फॉलो की है? तो बात करते हैं जीएस की। तो मेरे यूपीएसआई में जीएस में 27 मार्क्स थे। और पढ़ाई, 27 जब कोई, मार्क्स थे आपके जीएस में। जी, जब कोई स्टूडेंट जीएस
पढ़ाई शुरुआत करता है, तो अगर वो किसी सीनियर से पूछता है या किसी टीचर से पूछता है, तो हर कोई उसे लुसेंट ही सजेस्ट करते हैं, लुसेंट से आप पढ़िए, ये रखी हुई है हमारे सामने। लेकिन ये बुक नो डाउट कि हर कुछ इसी से ही आता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। बहुत सारे 90% 90+ परसेंटेज क्वेश्चन जो होते हैं वो इस बुक से मिल जाते हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ना बहुत ज्यादा उबाऊ हो जाता है, इसको पढ़ने में बहुत जल्दी बोर होते हैं लोग, क्योंकि हर चीज पॉइंट वाइज लिखी हुई है। और मैं मुझे तो ये फील हुआ कि मैं इसको पढ़ने में बोर होता था। तो मैं बेस लेके चलता था इस बुक का, मतलब टॉपिक्स क्या रखने हैं। मैंने सिलेबस कवर करने के लिए इसको बेस ले लिया कि आज मुझे ये टॉपिक करना है। अब जब मैंने बेस ले लिया, तो अब वो टॉपिक मुझे करना है, वो टॉपिक मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स पे जिनसे करता था। जैसे एक यूट्यूब चैनल टेक्निकल आवारा है, वो मुझे उस वक्त अच्छा लगता था। एक यूट्यूब क्या आप एक चैनल बार था दोबारा नाम ले सकते हैं? टेक्निकल? टेक्निकल आवारा। यस, टेक्निकल नाम आवारा। थोड़ा सा अलग है, टेक्निकल आवारा, लेकिन वो पढ़ाया बहुत अच्छा है उन्होंने। और एक चैनल है नव निर्माण इंडिया। ये चैनल्स पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन मुझे इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। आपको इसका मैं भी आप लिंक एक भी दे बार दूंगा दोबारा नाम ले इंटरनेट पे। सकते हैं? बिल्कुल, हम लिंक जो है आपके, जो आपने चैनल बताए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। ये जो टेक्निकल आवारा हैं, ये शायद राजस्थान के हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि वो राजस्थानी हैं। और वो कुछ कोर्सेज राजस्थान की स्टेट पीसीएस के एग्जाम के भी कराते थे। लेकिन मुझे वो जो पढ़ाते थे, तो उनका पैटर्न अच्छा लगता था, और वो एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर देते थे, और उसके एक एक चीज बता देते थे, और जो भी बताते थे वो आता था। और दूसरा चैनल मैंने बताया नवनिर्माण इंडिया, वो भी इसी तरह का ही चैनल था। वो भी जो लोग पढ़ा रहे थे वो खुद तैयारी कर रहे थे, वो टीचर नहीं थे। वो खुद अपने प्रिपरेशन के बीच में से टाइम निकाल कर अपने कमरे में ही पढ़ाते थे। लेकिन मुझे उनके चैनल्स अच्छे लगते थे, उनकी वीडियोस अच्छी लगी। उन्होंने काफी क्रैश कोर्स भी बना रखे हैं, 5-5 घंटे की क्रैश कोर्स है। तो जैसे उनसे पढ़ लिया, उनके पास उन्होंने पीडीएफ भी दी थी नोट्स की, तो उस पीडीएफ से पढ़ते थे, आज भी रखी हुई है हमारे पास। तो उसमें जैसे हमने उनका डिटेल्ड एक बार पढ़ लिया, उसके बाद जब एग्जाम हमारा आ रहा है, नजदीक है, और उनका जो क्रैश कोर्स है उसको, उस वीडियो को दोबारा देख लिया, तो पूरा रिवाइज हो जाता था। फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला जी। वो बेनिफिट बहुत मिलता था। सारे टॉपिक, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीजें कवर। तो मैंने तो वहां से बेनिफिट लिया था। हाँ, बायो मेरी वीक थी, शिक्षा बचपन से रही है और अभी तक है। फिर जीएस में एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल मैं यूज कर रहा था उस टाइम, नेक्स्ट एग्जाम। वो डेली 10 से 12 करंट अफेयर्स लेकर आते थे। मैंने एक कॉपी बना रखी थी जी। इस तरह से शायद साफ नहीं दिख पा रहा हो। दिख रहा है क्या इसे इसमें? प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है। नहीं दिख पा रहा प्रॉपर है। दिख नहीं इसमें पा रहा मैंने है। जो करंट अफेयर्स हैं पर डे, मैं उनको पॉइंट वाइज नोट करता रहता था, डेट वाइज। वो वीडियो देखना और उसको नोट करना इसलिए कि जब एग्जाम होगा तो रिवीजन में काम आएगा। तो आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर को डेली देने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे। तो आधे घंटे में आपको जो 15 से 20 करंट अफेयर्स मिलती हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें। और जब पढ़ते हैं तो एक दो दिन पीछे की पढ़ लें, संडे को एक हफ्ते की पढ़ लें। और जब एग्जाम होता है तो उसके थोड़े से 15-20 दिन पहले से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। करंट अफेयर बहुत आसानी से हो जाती हैं। ये करंट अफेयर में हो गया। बाकी जीएस में ही अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है बीएससी में, तो कोई इशू नहीं रहा। बायो मेरी वीक थी, तो बायो के लिए मुझे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आपको मिले तो शिवांग भाई बताइएगा, हो सकता है आपसे भी हेल्प ले लूंगा जीएस में। और बाकी पॉलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें, इस एग्जाम में। यूपीएसआई के लिए। एग्जैक्टली exactly। तो पॉलिटी के लिए मेरे पास एक बुक थी, संविधान की एक झलक, बुक रखी हुई है, उससे मैं पढ़ता था। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीप दिया हुआ था। हालांकि उसमें सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट किया है, एक वेब सीरीज बनाई थी एबीपी न्यूज ने, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हाँ, एबीपी न्यूज की वेब सीरीज है वो एबीपी न्यूज में आया करती थी। उसके बाद यूट्यूब पे मैंने वो देखी। वो प्रधानमंत्री वेब सीरीज जो थी, वो पॉलिटी में बहुत ज्यादा मददगार हुई। उसने वहां पर प्रधानमंत्री वेब सीरीज में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, और फर्स्ट से लेकर के हमारे अभी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी तक का पूरा सफर, कैसे कैसे सरकारें बनी बिगड़ी, सारी चीजें मेंटेन करके, उसमें ऐसा लगा कि मैं खुद उस जगह पर, मैं खुद मोरारजी देसाई के टाइम पे खड़ा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। तो जब वो चीजें फील हुई, तो वो बहुत जहन में बैठ गई। उसलिए पॉलिटी बहुत आसान लगी। हालांकि प्रधानमंत्री का सेकंड सीजन भी आया, लेकिन जो पहले सीजन में बात होती है वो दूसरे सीजन में किसी में नहीं होती। आपने भी बहुत सारी सीरीज देखी बिल्कुल। होंगी। जो पहले में होती है वो दूसरे में नहीं होती है, बिल्कुल। आपकी बात सही है। तो उससे जो सीरीज थी उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिली है। हाँ, वहां से संविधान का स्ट्रक्चर पूरा बताया गया है उस सीरीज में, कैसे बना, क्या है, जो सबको एकदम, जैसे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उसके बाद कैसे राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया, ये सारी चीजें उसमें प्रॉपर दिखाई गई हैं। तो वो चीजें हमें याद नहीं करनी पड़ती, हमारे विजुअल, कहते हैं ना कि विजुअल मेमोरी सबसे स्ट्रांग होती है। अगर आप कोई चीज बिल्कुल। देख लेते हैं तो वो आप नहीं बोल सकते। वो आप भूलते नहीं है, ये बात है।
तो आपने एक जो बुक बताई है वो एक झलक, संविधान की एक झलक। संविधान की एक झलक, ये बुक वो आपने मैं पढ़ी है और एस्पिरेंट्स को सजेस्ट नहीं करूँगा, वो मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा डीप है। बहुत ज़्यादा थॉरो है। हाँ, जिसको बहुत इंटरेस्ट हो वो ही पढ़े उसको, बाकी ऐसे अगर हर कोई पढ़ेगा तो उसमें मेरे हिसाब से सजेस्ट नहीं करूँगा मैं वो बुक, हालाँकि मैंने पढ़ी है, वो अलग बात है। अच्छा आपको पॉलिटी में सीजीएल के जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जीएस में जो पॉलिटी आती है और यूपीएसआई की पॉलिटी में डिफरेंस दिखाई दिया है? मुझे तो कोई ख़ास ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा। हाँ, डिफरेंस इतना रहा कि सीजीएल में जो क्वेश्चन्स हैं वो रिपीटेड आते हैं, वही क्वेश्चन्स आएँगे। आप पैटर्न सीजीएल का देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 आप लेके देख सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई में अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम ही 5 साल में, 6 साल में एक बार होता है। इसके पहले 2016 में हुआ था। 2016 में फॉर्म आए थे और फिर उसके बाद कब हुआ 2017 में हुआ था, तो उसके बाद अब हो रहा है। मतलब एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है जो आप अपनी लाइफ में 5-6 बार, 7 बार दे सकते हो। लेकिन यूपीएसआई एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप सिर्फ 1 बार दे सकते हो अपनी लाइफ में। वो भी आप किस्मत वाले हुए तो। जैसे इसके पहले जब फॉर्म आया था तब मेरी एज नहीं थी 21, मैं वो फॉर्म नहीं भर पाया था। लकीली अभी मेरी एज थी तो मैंने भर दिया, अभी इसके बाद जो आएगा उसमें फिर नहीं भर सकते कोई। तो इसलिए इसके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि पैटर्न देख के या प्रीवियस ईयर देख के पढ़ लेंगे। एक बिल्कुल, बार जिसमें कोई तो चीज़ होती है तो वैकेंसी जो रिस्क एक लेना। मिली है उसी में ये काफ़ी टाइम बाद 4-5 साल एक बहुत होते हैं, उसके पहले 16 में आई थी 2016 में फिर 2021 में आई है। तो हिंदी के लिए आपने जो आपने सीजीएल में भी हिंदी तो नहीं पढ़ी होगी, तो आपने हिंदी के लिए कौन-सी बुक यूज़ की और किस तरीके से अपनी हिंदी को अच्छा किया? और आपके हिंदी में मार्क्स कितने थे? एक बार वो दोबारा से शेयर कर दो। हिंदी में मार्क्स थे मेरे 30 और हिंदी में क्या ही पढ़ना है, मैं पूरा हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ यूपी बोर्ड से। तो मुझे कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, एक चीज़ है कि मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की हुई थी, भले ही मैं एवरेज स्टूडेंट रहा था, लेकिन फाउंडेशंस में मैं ध्यान देता था, बेसिक्स में ध्यान देता था। हिंदी भी अगर है तो मैं उन चीज़ों को जो बेसिक्स होते हैं, मात्राएँ वगैरह जो हैं और जो व्याकरण हो गई, वेस्टर्न समाज समास वगैरह, ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाते थे। क्योंकि हिंदी ऐसा होता है मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टफ होती है। हमारे लिए बहुत सिंपल थी, तो हमने नॉर्मल वही लूसेंट ये रखी है हमारे सामने, लूसेंट समान हिंदी। सामान्य इससे हिंदी ही लुसेंट। हाँ, इससे ही पढ़ाई की है और एक बार ही बुक को देखा और चीज़ें आ गई हैं और फिर भी जितना था, हालाँकि अच्छा स्कोर तो नहीं हुआ इतना कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत आसान थी, तो उतना मेरा स्कोर भी होना चाहिए था हिंदी में, उतना नहीं रहा। लेकिन मैंने पढ़ाई जिस हिसाब से की, उस स्कोर से मैं सैटिस्फाई हूँ क्योंकि मैंने खास इसके लिए पढ़ा भी नहीं था ज़्यादा। और मैं मैथ्स, रीज़निंग के लिए कॉन्फिडेंट था कि मैं पूरे 80 आउट ऑफ 80 करूँगा, जबकि नहीं हो पाए। 1 मैथ्स में नहीं हो पाया और 4 रीज़निंग में नहीं हो पाए, तो वहाँ पर मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं जो मॉक दे रहा था, उनमें मेरे आ रहे थे, पूरे-पूरे आ रहे थे। मैं सारे क्वेश्चन्स कर रहा था और टाइम भी मेरा बहुत बच रहा था। मेरे पास रियल एग्ज़ाम में भी मेरे पास 40 मिनट बच गया था, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। 40 मिनट आपके पास बच गया था। 40 मिनट पहले मैंने एग्ज़ाम पूरा कर लिया था। उसके बाद मैं खाली बैठा था, जो इन्विजिलेटर्स थे वो आके बोल रहे थे, "कुछ कर लो।" मैं कहा, "क्या कर लूँ? कर चुका हूँ सब कुछ।" तो उनको लगा था कि इसको आ नहीं रहा है कुछ। अ, तो जो आपको जो टाइम मैनेजमेंट हुआ है ये मॉक से ही हुआ है। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन्स भी यही था कि मॉक की जो स्ट्रैटेजी होती है, मॉक का जो बेनिफिट होता है वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मॉक देने से। सबसे तो ज़्यादा। आपने मॉक कब से लगाना स्टार्ट किया और लगभग कितने मॉक लगाए होंगे? और आप एनालाइज़ किस तरीके से करते थे मॉक? उसका फ़ायदा कैसे मतलब नेक्स्ट मॉक में स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते थे? क्योंकि स्टार्टिंग में आपका भी जो स्कोर है वो कम आया होगा, आपने धीरे-धीरे इंक्रीज़ किया होगा सीजीएल में। तो उसकी बताइए? मॉक मैंने सीजीएल के बहुत लगाए और जब मेंस की तैयारी चल रही थी तब तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं मॉक्स ऐसे लगाता था कि सुबह 2 घंटे मैंने इंग्लिश का मॉक दिया, मेंस का और शाम को 2 घंटे मैथ्स का मॉक दिया और बीच का जो टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ाई की और एनालाइज़ किया। अगर 2 घंटे मैंने मॉक दिया तो 2 घंटे में एनालाइज़ ही करता था उसको। एनालाइज़ एक-एक क्वेश्चन पे करना है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे पास मॉक की मैंने अलग कॉपी बना रखी थी, वो भी रखी हुई है। इंग्लिश के मॉक की अलग और मैथ्स के मॉक की अलग मैंने अलग कॉपी बना रखी थी और मॉक में जो क्वेश्चन वो नहीं कर पाता था, मैं उनको नोट डाउन कर लेता था वहाँ पे। और जब एग्ज़ाम देने जाता था तो उन क्वेश्चन्स को मैं रिवाइज़ करता था कि ये क्वेश्चन्स मेरे गलत हो रहे हैं। तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मॉक का ही हुआ है और दूसरी बात स्पीड भी मॉक से ही आती है। मेंस का दे रहे हैं, उनको देख रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो काफ़ी बच्चे गलती करते हैं मॉक में, मैंने ये देखा है मतलब बहुत लोगों को देखा है कि वो स्कोर कंपेयर करते हैं कि पिछले मॉक में मेरे 165 आए थे, इस मॉक में मेरे 150 आए। ये नहीं करना है। परसेंटाइल कंपेयर करिए, परसेंटाइल। लेकिन बहुत लोगों को वो मॉक तो दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है परसेंटाइल क्या है। जी। हो सकता है कोई मॉक टफ हो, आपके मार्क्स कम आए, लेकिन वो सबके लिए टफ है। आपका कॉम्पिटिशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से नहीं है।
आपकी लड़ाई उस क्वेश्चन पेपर से नहीं, आपकी लड़ाई आपके साथ बैठने वाले लड़कों से है, आपके साथ बैठने वाले एस्पायरेंट्स से है। आपको उनसे बेहतर करना है। भले ही आप 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करें, लेकिन इंश्योर करें कि बाकी सबका 1 क्वेश्चन हुआ है। तो इस वजह से परसेंटाइल कंपेयर करते थे। परसेंटाइल कोशिश करें कि हमेशा 95 प्लस रहे, तभी अपने आप को कंपटीशन में माने। अगर नहीं है तो फिर उससे मेहनत की जरूरत है। मॉक थोड़ा सा कम करके पहले पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटाइल 80 आ रहा है, 85 आ रहा है या 70 आ रहा है कुछ का, तो फिर भी मॉक दिए पड़े हैं, मॉक दिए पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट मिलेगा इससे। मुझे लगता है अगर आपका परसेंटाइल 80 से कम है तो अभी आपको मॉक कम पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है। मतलब टॉप 5% में आपको रहना है, ऑब्वियसली 95% के ऐसा ऊपर। चल रहा है जी। अगर हम रियल एग्जाम का परसेंटाइल निकालेंगे तो वो तो 99% आ जाता है, क्योंकि एग्जाम जो मैंने दिया उसमें 12 लाख बच्चे बैठे, और 12 लाख बच्चे में सिलेक्ट कितने हुए? सिर्फ 9,000। अब यहाँ से आप परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तो 99.99 परसेंटाइल निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन मॉक में कम से कम आप 95 पे तो फोकस करिए। अच्छा, आपका जो मॉक में स्कोर रहता था यूपीएसआई से पहले वो कितना रहता था और एग्ज़ाम में मतलब कुछ डिफरेंस आया या इतना ही रहता था? अगर मॉक की बात करें तो उस टाइम यही चल रहा था। जो पुराने भी थे जिन्होंने पहले भी रखा था, या सबको यही बता रहे थे कि अगर आपके 300 आ गए तो आप क्वालिफाई हैं। तो एक अंदर से ये था कि 300, 300 तो यार बहुत आसान है। और जब मैं मॉक देता भी था तो 315, 320 आते थे मार्क्स। तो सब लोग कहते थे यार तुम्हारे तो आ रहे हैं, तुम्हारे तो आ रहे हैं। तो अंदर से ये लगता था कि चलो हो जाएगा, इतने मार्क्स तो आ रहे हैं। लेकिन वो सब गलत बता रहे थे। 300 पे सिलेक्शन नहीं था। और काफी ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये सोच रखा था कि 300 जाएगी, और उनके मार्क्स 310 से लेके 15 तक थे। अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया, बुरा लगता है उनके लिए। लेकिन गलती यही थी कि उन्होंने भी यही मान रखा था कि जो सारे चैनल्स बता रहे हैं उतना ही कट ऑफ जाएगी, जबकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो हमें बिल्कुल, ये वो देखना है सर उनकी कि जो ये देखना है कि हमें अपने आप को बेटर से बेटर करते रहना है, किसी चैनल के चक्कर में आके नहीं। अच्छा, आप मतलब जो न्यू वैकेंसी है ये, जो यूपीएसआई की आपने सुना होगा कि टेंडर जो पास तो नहीं हुआ, अभी टेंडर आया है आया और है। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। तो उनके जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ मतलब अच्छी-सी मोटिवेशन और वो किस तरीके से तैयारी करें, वो आपने बता ही दिया है। कुछ उनके लिए कुछ बता सकते हैं? बाकी आपकी जो जर्नी रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है कि काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे क्योंकि आपने एग्ज़ाम ही इतने दिए हैं, आपने फेलियर काफ़ी देखा है और बहुत फेलियर देखने के बाद आपको सक्सेस मिली है। उन लोगों को थैंक यू, आपने मैं अप्रिशिएट किया। उन लोगों के लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि वर्दी केवल परिधान नहीं, वर्दी दुर्बल की आशा है। जनसेवा और सुरक्षा ही संकल्प और अभिलाषा है चुना विधाता ने तुमको, मालिक ने तुम्हें तराशा है। परहित सम धर्म नहीं कोई, जीवन का सार जरा सा है। ये लाइनें बहुत हैं बढ़िया भैया। कि हम कैसे सेवा, हालांकि सेवा सारे होते हैं, सरकारी सेवक सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लोगों की डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलता है। वैसे तो सरकारी नौकरी, लोक सेवक शब्द सरकारी नौकरी के लिए ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप जब डायरेक्ट सेवा करते हैं, वो जो अंदर फील आता है। मैंने बहुत से ऐसे मौके मुझे अभी तक की सर्विस में मिले जहाँ मैंने सेवा की, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा अंदर। तो उन सबको लिए भी यही है कि आप लोग एक बार वर्दी को पहन के तो देखिए, क्या अंदर से फील आता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है, उसको फील करिए और उसके लिए लग जाइए जी जान से। फेलियर कुछ नहीं होता है। फेलियर इज की टू मोटिवेशन। बिल्कुल भैया, इससे काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेट हुए होंगे एस्पिरेंट्स जो भी लगे हुए हैं और और वो फिर और जी जान इसमें से एक दो लगेंगे। लाइनें और जोड़ूंगा, वो जो हमारे फेमस है धर्मराज कवि शायर जी की है धर्मराज का विशायर। जी, बिल्कुल। कि गद्दा जस मजा दरी में न पियो, दिसंबर जस मजा जनवरी में न पियो, और ठास के पिस्टल बुलेट में घूमियो, और दरोगा जस मजा मस्टरी में न पियो। मास्टरी में ना पाई। बिल्कुल, ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है और फ़ील भी कर सकते हैं हम जो वर्दी में रहते हैं तो हम फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, जो मज़ा है वो वर्दी में है और जब स्टार लग जाते हैं तो वो कुछ और ही बात है। बाकी बहुत भैया आपका धन्यवाद, आपने हमें आपका कीमती टाइम दिया क्योंकि ट्रेनिंग पे से आए हो आप छुट्टी में घर, तो आपका जो कीमती टाइम था ये वो हमें दे पाए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और लास्ट में एक बार कुछ आप जो कहना चाहते हैं, एक बार कह दीजिए। एंड में यहीं से करूंगा कि हो सकता है घर में समस्याएं हों, सबकी होती हैं, मेरे भी हैं। समस्याएं जो होती हैं
वो ही हमें मोटिवेट करती हैं कि हमें चीज़ें करनी है। मैंने भी अपने पहले रात में पूरी रात कॉर्पोरेट जॉब की है बीपीओ में। मैं कॉल सेंटर में 8 घंटे रात में सर्विस करता था। सुबह 6 बजे मैं वहाँ से छूटता था, 6 से 8 कोचिंग करता था और उसके बाद दिन में कुछ देर सोया 4-5 घंटे, उसके बाद मैं दिन में ट्यूशन पढ़ाता था और रात में फिर वापस कॉल सेंटर। तो स्ट्रगल रही है लाइफ में, लेकिन वो स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस मिलती है और उसका जो मज़ा है, एक बार चख के देखिए, बहुत मज़ा आता है। जो लोग कभी बात नहीं करते थे, वो आज फ़ोन करके अपना परिचय देते हैं कि मैं फलाने बोल रहा हूँ। वो फ़ील करिए आप, कितना अच्छा लगेगा और वो फ़ील करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लग जाइए, बिल्कुल, यू कैन डू इट। बिल्कुल। और मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत की जो जो आपने बताया कि मेहनत का जो फल मिलता है, वो बहुत मीठा होता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आपका बहुत-बहुत आभार रोहित भाई। और जितने थैंक भी यू। व्यूअर्स हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जी जान से अपनी तैयारी में लग जाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करना।